हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व किया था, विच इज़ डी के लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ द शॉर्टेस्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब इसके लिए देखते हैं हम लोग कि स्पेक्ट्रम कैसे होता है, हम लोग को पता है। नाउ विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके अंदर क्या होता है सबसे पहले, अच्छा व्हाट इज द रिडबर्ग फार्मूला? रिडबर्ग फार्मूला वी हैव 1 बाय लैम्बडा इक्वल टू आर इंटू द ब्रैकेट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। और इसके लिए n1 की वैल्यू हमारे पास लाइमन सीरीज के लिए हमेशा इट इज 1, राइट। नाउ n2 की वैल्यू चेंज होगी 2 2 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। सो लेट्स सी। और r क्या है? r रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 पर मीटर आती है। नाउ लेट्स सी फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगा मेरे पास। यस, सो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले n1 का वैल्यू मुझे 1 ही रखना पड़ेगा एज इट इज, सिर्फ n2 का वैल्यू चेंज होगा विच इज, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 बाय लैम्बडा मैक्स, इसको मैं बोल सकता हूँ विच इज इक्वल टू r का वैल्यू, r को ऐसे ही रखते हैं फिलहाल, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरा 1 बाय 1, राइट, माइनस 1 बाय 4। 4 क्यों आएगा यहाँ पे, लेट्स सी, क्योंकि इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ये 2 आएगा n2 का वैल्यू, सो ये 2 का स्क्वायर, और ये इवेंचुअली कितना होगा r इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय 4। सो 1 माइनस 1 बाय 4 कितना होता है, दिस इज 4 माइनस 1, ये इधर आ जाएगा, दिस 4 माइनस 1 3, सो 3 बाय 4 r, ओके। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 3 बाय 4 r, ठीक है। और ये आ गया मेरा 1 बाय लैम्बडा मैक्स का वैल्यू। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको इन्वर्स करना भूल जाते हैं गड़बड़ में, सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस। तो यहाँ पे लैम्बडा मैक्स का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 4 डिवाइडेड बाई 3 आर। अब इस यहाँ पे मुझे सिर्फ आर का वैल्यू रखना है विच इज़ 4 डिवाइड बाई 3 इंटू आर का वैल्यू 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट, और मीटर। अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा यहाँ पे कि लैम्बडा मैक्स मेरा यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा अगर इसको प्रॉपर कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 121.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा, जिसको हम लोग 121.6 नैनोमीटर्स भी लिख सकते हैं, राइट। सो बस सिंपल कैलकुलेशन करना है यहाँ पे, ये कैलकुलेट करो, उसके बाद ये कैलकुलेट करो डिवीजन में, और आपका आंसर आ जाएगा। नाउ अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मीन्स लोएस्ट एनर्जी लेवल और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मीन्स हाईएस्ट एनर्जी लेवल। अब इसके अंदर n1 का वैल्यू सेम रहेगा, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगेन फिर से हम लोग देखते हैं, सो 1 बाय दिस लैम्बडा मिनिमम, राइट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए दिस इज इक्वल टू r इंटू द ब्रैकेट 1 बाय n1 विच इज 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। सो 1 बाय इन्फिनिटी कितना आता है, 1 बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा मेरा r इंटू 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी 0 विच इज r हो जाएगा डायरेक्टली। बट यहाँ पे 1 बाय लैम्बडा का वैल्यू विच इज मिनिमम, इसका वैल्यू r है, तो देयर फोर लैम्बडा का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास 1 बाय r, करेक्ट। और r का वैल्यू कितना है रिडबर्ग कांस्टेंट का, विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7, राइट, ये आ जाएगा मीटर्स में। अब इसको अगर कैलकुलेट करोगे सो सिंपल, आप लोग कैलकुलेट करके इसको डायरेक्टली लिख सकते हो विच इज अप्रॉक्सीमेटली दिस 91, और इसको 9.12 भी लिख सकते हो इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर्स आएगा। या फिर इसको अगर नैनोमीटर में लिखना है सेम यूनिट में, सो लैम्बडा मिनिमम आ जाएगा मेरे पास 9 पॉइंट और 91.2 इंटू, और डायरेक्टली नैनोमीटर्स लिख सकता हूँ यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, सो विच इज इवेंचुअली 91.2 नैनोमीटर्स, करेक्ट। ये आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर। इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं क्लियरली, सो लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू 91.2 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट भी आ गया और लॉन्गेस्ट भी आ गया। लॉन्गेस्ट कितना आया 1 to 1 हियर, यहाँ पे 1 to 1 आएगा, और शॉर्टेस्ट आ गया मेरा 91.2। इसको जूम आउट कर देता हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 23 विच इज द डी ब्रुगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर सेम, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जीज। तो अब यहाँ पे वेवलेंथ सेम दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जीज। तो सबसे पहले यहाँ पे वी हैव दिस
सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ विच इज लैम्बडा पी इक्वल टू लैम्बडा ई दिया। अब रिलेशंस क्या है हमारे पास, कौन से वाले रिलेशंस, वो लड़का लड़की वाले नहीं, फॉर्मूला वाले रिलेशंस विच इज लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी। करेक्ट, ये पता है, जिसमें एच क्या होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। करेक्ट। नाउ अब इसमें पी मोमेंटम होता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्बडा ई इक्वल टू लैम्बडा पी है। तो अब यहाँ पे एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। करेक्ट। अब ये कांस्टेंट है विच इज कैन बी कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास क्या हो जाएगा, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस 1 by PE इक्वल टू 1 by PP विच इज मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे डायरेक्टली, या फिर इसको डायरेक्ट यहाँ पे शिफ्ट कर दो, या फिर डायरेक्टली भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा मेरे पास, अगर इफ आई राइट डायरेक्टली, सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, दिस इज नथिंग बट 1। ठीक है। और अगर इसका रेशो में लिखूं तो ये PE इज टू PP कितना हो जाएगा, 1:1। सिंपल। चलो नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है मेरे पास हाफ mv²। अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा m² v² डिवाइडेड बाय 2m। और अपने को पता है कि मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली p² डिवाइडेड बाय 2m, राइट। अब अगेन यहाँ पे मुझे क्या देखना है काइनेटिक एनर्जी के लिए, सिंपल इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो चलो लेट्स फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी फॉर लेट्स से इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p² विच इज मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ जाएगा फर्स्ट चीज सबसे पहले। करेक्ट। नाउ और काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के लिए क्या आ जाएगा मेरे पास, प्रोटॉन के मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये ऊपर वाले सॉल्यूशन से जहाँ पे PE इक्वल टू PP है, सॉरी PE बाय PP का रिलेशन मेरे पास रेशियो 1 आ रहा है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बोथ आर सेम विद दिस रिलेशन, राइट। तो सिमिलरली हम यहाँ पे यूज करेंगे, अगर मैं इसको सेम मोमेंटम लिख लेता हूँ, लेट से दिस इज P, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, P डिवाइडेड बाय 2me आ जाएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास P डिवाइडेड बाय 2 मास ऑफ प्रोटॉन। अब सिंपल इसका अगर रेशो निकालूं मैं, तो लेट्स से दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दिस विल I can write it as P divided by 2m mass of electron divided by again P divided by 2 times mass of proton। ये P कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। एंड ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा साथ में, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ मैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो है ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये मेरे पास क्या आ रहा है, दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दिस इज नथिंग बट व्हाट, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके, या तो यू कैन डायरेक्टली राइट मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो या तो ये दोनों के वैल्यूज लिख के सॉल्व करो, या फिर यू शुड नो कि एक रिलेशन होता है हम लोग के पास जिसके थ्रू हम ऐसे बोलते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है, दिस मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक रिलेशन आता है। तो अगर ये रिलेशन देखो मैं, तो ये इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसके हिसाब से लिखूँ तो ये आ जाएगा MP/ME कितना आ रहा है मेरे पास, सीधा 1836। तो यहीं पे सेम लिख दूंगा मैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1836। ये आ गया मेरा रेशो, दैट्स इट। इसको रेशो में भी लिख सकते हैं।
चल जाएगा। बट अगर ऐसे नहीं याद रह रहा है तो सीधे सीधे आप लोग इसके वैल्यूज लिख के भी सॉल्व कर सकते, इट शुड बी सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो मैं जूम आउट कर रहा हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, विच इज a parallel plate capacitor is maintained at potential of 400 volt if area of plates is 40 centimeter square and separation between plate is 40 mm. Calculate the displacement current in 1 microsecond, right? तो अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कैसे आ जाएगा, सबसे पहले फिगर इसकी कैसे आएगी, फिगर कुछ इस तरह से आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास क्या है, पैरेलल प्लेट्स दिया हुआ है, तो ये प्लेट का एरिया कितना हो जाएगा, सबसे पहले एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया, करेक्ट। और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कितना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है दिस डी, और सेपरेशन जिसको अपन बोलते हैं विच इज 40 mm दिया है। चलो सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, ठीक है। फिगर इज ऑप्शनल, अगर बनाए तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है तो रॉन्ग मत बनाओ फिगर। चलो सबसे पहले यहाँ पे विल राइट गिवन डेटा। व्हाट इज गिवन डेटा हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज दिया अपने पास, V का वैल्यू कितना है 400 V, करेक्ट। नाउ एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको अगर मीटर में कन्वर्ट करो तो इट विल बी 40 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ठीक है। और या फिर इसको अगर और सही से लिखे तो यू कैन राइट इट 4 इंटू 10⁻⁻³ मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते। उसके बाद डी आ जाएगा सेपरेशन, डी इक्वल टू कितना है मेरे पास 40 mm दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर में अगर मुझे लिखना है तो 0.04, राइट, 3 पॉइंट पीछे ले लूंगा मैं क्योंकि यहाँ पे चलो mm है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा 0.04 मीटर्स। अब यहाँ पे मीडियम क्या दिया हुआ है, मीडियम इज एयर, राइट, तो इसके लिए मेरे पास एप्सिलॉन का वैल्यू आ जाएगा फॉर एयर मीडियम, दिस एयर मीडियम, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या यूज करने वाला हूं मैं आगे प्रॉब्लम में 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। नाउ लेट्स सी, चलो अब कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, फॉर फाइंडिंग कैपेसिटेंस, ठीक है, आई हैव वन डायरेक्ट फॉर्मूला विच इज C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना, सिंपल कैलकुलेशन है, वैल्यूज रखो यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया कितना है मेरे पास 4 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा डी, डिस्टेंस इज 0.04, करेक्ट। नाउ अब क्या करोगे, अब सिंपल इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के लिए 10⁻⁻12 और ये -3 -15 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करोगे सिंपल तो डायरेक्टली यू विल गेट दिस 8.854, ये 4 1 जा 4 ये कट जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे नीचे क्या बचेगा 0.01 बचेगा, मीन्स बेसिकली 10⁻⁻2, तो ये ऊपर आके इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा -3 के साथ, तो यहाँ पे -1 बचेगा सिर्फ, या फिर इसको 0.1 भी लिख सकते, तो ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखूंगा मैं इंटू 10⁻⁻12, और ये इसको इवेंचुअली 10⁻⁻2 होता है, तो ये -2 ये -3 कैंसिल होकर 10⁻⁻1 बचता है, जिसको अपन 0.1 भी लिख सकते, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.1। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो ये 0.1 इज नथिंग बट 10⁻⁻1, सो ये C का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻13 फैरेड। कुछ भी कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं, सिर्फ आपको इस 0.04 को इस वाले 4 से कैलकुलेट करना है, उनका डिवीजन करना है। चलो अब ये मेरे पास कैपेसिटेंस आ गया, अब मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है। चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे हमें, चार्ज फाइंड आउट करने के लिए चार्ज विच इज Q, इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है CV, सो दिस Q इज इक्वल टू C इंटू V। C कितना है मेरे पास 8.854 इंटू 10⁻⁻13, करेक्ट। अब V कितना आ जाएगा मेरे पास, V इज 400, तो अगर आप ये दोनों को सॉल्व करो, मैं इसके लिए थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जस्ट 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये समथिंग कुछ 3.5416
इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा विच इज कूलम। सो ये मेरे पास आ गया चार्ज का वैल्यू, करेक्ट। अब मुझे फाइनल जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए डिस्प्लेसमेंट करंट इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा मैं? ये मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है विच इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज नथिंग बट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिख सकता हूं मैं इसको, करेक्ट। अब डेल्टा क्यू के बदले में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली? आई कैन राइट चार्जेस। सो चार्जेस कितने हैं मेरे पास? दिस इज 3.54। अच्छा ये कब पूछ रहा है ये? एट टाइम टी इक्वल टू, यहाँ पे टाइम लिख लेंगे टी इक्वल टू 1 माइक्रो सेकेंड, जिसको क्या लिख सकते हैं अपन? इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स, करेक्ट। तो यहाँ पे एट 3.54 माइक्रो सेकेंड्स, सॉरी 3.5416 कितना आ रहा है मेरे पास? चार्ज आ रहा है। सो 3.5416 चार्ज आ गया इंटू 10⁻⁻10, राइट, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा मेरे पास? चेंज इन टाइम विच इज नथिंग बट 1 माइक्रो सेकेंड पे पता करना है तो 1 इंटू 10⁻�6। अब सिंपल इसको सॉल्व करो। सॉल्व क्या करना है इसके अंदर? ये 10⁻⁻6 और ये ऊपर आगे +6 होगा और 10 - 6 कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज नथिंग बट 3.54, राउंड ऑफ अप टू 2 डिजिट करते हैं, 2 डेसिमल करते हैं। सो 3.54 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। ये कैसे नहीं समझा? अगर अभी भी डाउट है तो ये 10⁻⁻10 ऊपर था और ये 10⁻⁻6 नीचे था। अगर मैं इसको ऊपर लाऊं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 एज इट इज इंटू 10⁻+6 हो जाएगा। अब ये 10+6 -4 होता है, सो इवेंचुअली ये देगा मुझे 10⁻⁻4, ठीक है। सो ये फाइनल आंसर मेरा आ गया। जूम आउट कर रहा हूँ, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। Question is, a 120 watt filament lamp loses all its energy by radiation from its surface. The emissivity of the surface is 0.6. The area of the surface is 3.53 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग ने एक स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ा है, राइट, विच इज अकॉर्डिंग टू दिस स्टीफन बोल्ट्जमैन, this Boltzmann law, it states that the power radiated by a black body is proportional to what? 4th power of its temperature, correct। और उसका फॉर्मूला ये था कुछ अपने पास कि दिस P इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा एरिया इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4, राइट, दिस वॉज द फॉर्मूला, करेक्ट। अब इसके अंदर गिवन क्या है? इसके अंदर सबसे पहले वेर दिस P मेरे पास कितना है? पावर है, करेक्ट। एंड एप्सिलॉन क्या है मेरे पास? अच्छा, ये पावर कितना गिवन है? यहाँ पे गिवन है 120 वैट, राइट। अब एप्सिलॉन क्या है? ये एप्सिलॉन इज नथिंग बट एमिसिविटी, दिस एमिसिविटी, करेक्ट। और ये कितना दिया है क्वेश्चन में? This is given as what? Emissivity of the surface is 0.6, right। Now next is sigma. Sigma is nothing but what? Stephen constant है क्या, right। So इसको अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट? स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है? दिस इज नथिंग बट व्हाट? 5.67 इंटू 10⁻⁻8, राइट, वैट पर मीटर स्क्वायर एंड पर केल्विन और केल्विन टू द पावर -4। सो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, K -4। नाउ A इज नथिंग बट एरिया, और एरिया कितना गिवन है मेरे पास? 5 इंटू एरिया कितना गिवन है? सरफेस एरिया इज 1 सेकेंड 3.53, करेक्ट। 3.53
into 10 to the power minus 3 meter square. कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट, और टी का वैल्यू मुझे पता करना है. चलो लेट्स सी इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग. सबसे पहले वी हैव ऑल द वैल्यूज राइट. सो पी का वैल्यू मेरे पास 120 आ गया. एमिसिविटी जिसको ई भी बोलते हैं अपन, या एप्सिलॉन से भी डिनोट करते राइट, इसको अपन ई भी बोलते कुछ केसेस में. तो इसका वैल्यू 0.6 आ गया. ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू 3.53 एरिया इंटू 3.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर. सिग्मा का भी वैल्यू अपने पास विच इज 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. चलो अब डायरेक्टली इसको स्टार्ट करते सॉल्व करना. तो सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला है दिस, इसको मैं अगर ई भी लिखूं तो चलेगा, दिस एप्सिलॉन को राइट. इसको कोई एप्सिलॉन लिखते हैं और ई भी लिख सकते हैं. तो लेट्स सी दिस पावर इक्वल टू, करेक्ट, पावर का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4. तो अब ये तो सब गिवन है, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टी. सो इसको एक साइड रखता हूँ मैं, टी टू द पावर 4. ये कितना आ जाएगा, पी डिवाइडेड बाय ई एप्सिलॉन ए राइट. अब पी का वैल्यू कितना है, दिस इज 120 डिवाइडेड बाय ई कितना आ जाएगा, ई का वैल्यू है व्हाट 0.6 इंटू सिग्मा आ जाएगा मेरे पास व्हाट 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू, और ये कितना आएगा एरिया, एरिया इज 3.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. सबसे पहले इसके लिए अपने को डिनोमिनेटर को सॉल्व करना पड़ेगा. सो अगर डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे विच इज ये 10 टू द पावर माइनस 8 और ये 10 टू द पावर माइनस 3 कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा ये समथिंग. और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तीनों को, तो ऑलमोस्ट तुमको ऐसे मिलेगा कि 120 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करो. सो इसको कैलकुलेट करने के बाद कुछ ऐसे आना चाहिए आंसर, 1.201 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 राइट. दिस इज नथिंग बट टी टू द पावर 4 है राइट. अब ये दोनों का जब कैलकुलेशन निकालोगे किसका, 120 डिवाइडेड बाय 1.201 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा कुछ 9.99 इंटू 10 टू द पावर 11 केल्विन टू द पावर 4. ओके ठीक है. चलो अब इसको कैसे करेंगे, ये तो टी टू द पावर 4 है, अपने को टी का वैल्यू चाहिए राइट. सो ये टी आ जाएगा मेरा, टी इक्वल टू 9.99 इंटू 10 टू द पावर कितना था यहाँ पे 11 था, इसका 1/4 और 4th रूट भी जिसको अपन बोल सकते. अब इसके लिए काम करते हैं, इसको दिस 9.99 को लेट्स कंसिडर अप्रोक्सीमेटली 10. तो ये मेरे पास हो जाएगा टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू द पावर 12. इसका 4th रूट निकालना है. अब सिंपल, ये 12 इंटू 1/4 कितना होता है, 4 3 12. एक्सपोनेंट दोनों भी मल्टीप्लाई कर सकते. सो मेरे पास टी कितना आ गया, टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 क्यूब विच इज 1000 केल्विन. ओके. सो द फिलामेंट्स टेम्परेचर कितना हो जाएगा, देयरफॉर द filaments temperature is 1000 Kelvin. इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, यू कैन कन्वर्ट इट ऑन डिग्री एज वेल. ठीक है. चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसको जूम आउट कर देता हूँ, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है. और वन मोर थिंग, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए भी सिंपल है, जस्ट क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन -273. सो ये कितना आ रहा है मेरे पास, दिस 1000 -273 विच इज इक्वल टू व्हाट 727 डिग्री सेल्सियस. ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. A Carnot engine receives 4000 joule of heat from a reservoir at 500 Kelvin, does some work and rejects 2000 joule heat to reservoir at 200 Kelvin.
हाउ मच वर्क डज इट डू एंड व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी. सो सबसे पहले कार्नोट इंजन का जब बात आया तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो वर्क डन बाय वी नो वन थिंग, दिस वर्क डन बाय व्हाट, कार्नोट engine or any heat engine, like it can be found with by using first law, right? So can be, this can be found by using first law. This is first law of thermodynamics. This thermodynamics, which is what, this work done equal to नेट हीट एब्जॉर्ब, जिसको मैं Q1 माइनस Q2 लिख सकता हूँ. करेक्ट. जहाँ पे मेरा वेयर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा बोर्ड के एग्जाम से, इसलिए. सो वेयर W इज व्हाट, वेयर W इज वर्क डन, दिस वर्क डन बाय इंजन, राइट. और Q1 क्या आएगा मेरे पास, Q1 इज नथिंग बट हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम हॉट रिजर्वर. सो दिस हीट एब्जॉर्ब्ड, राइट, फ्रॉम हॉट रिजर्वर, राइट. चलो, एंड Q2 कितना आ जाएगा मेरे पास, Q2 हीट रिजेक्टेड, करेक्ट, रिजेक्टेड टू द कोल्ड रिजर्वर. ओके. अब इसको सिंपल अपने वाले केस में, ये वाले प्रॉब्लम में Q1 का वैल्यू कितना है मेरे पास, 4000 जूल, राइट, क्योंकि ये रिजर्वर का कितना है टेम्परेचर 500 केल्विन. और Q2 कितना है मेरे पास, Q2 ये हो जाएगा मेरे पास 2000 जूल, राइट. चलो, सो अब वर्क डन कैसे निकालूंगा मैं. सो वर्क डन, दिस W इक्वल टू आ जाएगा सिंपल, यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेता हूँ स्टेप, Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा मेरे पास 4000, राइट, जूल माइनस 2000 जूल, जो कितना हो जाएगा 2000 जूल. तो सिंपल आई कैन राइट, देयरफॉर द engine does 2000 जूल ऑफ वर्क, करेक्ट. चलो, अब सेकंड वाला पार्ट जिसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसके बी पार्ट में मुझे एफिशिएंसी निकालना है, दिस एफिशिएंसी ऑफ इंजन. अब ये कैसे फाइंड आउट करूंगा, एफिशिएंसी जिसको अपन समटाइम्स कोई एप्सिलॉन भी बोलते हैं, कोई ईटा भी बोलते हैं, करेक्ट. सो ये कैसे फाइंड आउट करूंगा, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज कैलकुलेटेड using the temperature of hot and cold reservoir, जिसका फॉर्मूला आई कैन डायरेक्टली राइट, ईटा इक्वल टू दिस 1 माइनस TC डिवाइडेड बाई TH, करेक्ट. अब यहाँ पे TC TH क्या है, सो TC यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं, वेयर दिस TC इक्वल टू व्हाट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर, दिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वर, राइट, कोल्ड रिजर्वर, ओके, इन केल्विन में, बेसिकली इन केल्विन, करेक्ट. चलो नेक्स्ट, सेकेंड है मेरे पास TH अगेन. सो ये TH क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट, दिस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वर आ जाएगा, यहाँ पे हॉट रिजर्वर, ठीक है. सो अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आएगा. सो मेरे पास TH कितना है, TH मेरे पास है 500 केल्विन, राइट, कॉमा TC कितना है मेरे पास, दिस इज नथिंग बट 200 केल्विन. सो अब सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है ये वाले फॉर्मूले में, करेक्ट. तो यहाँ पे ईटा एफिशिएंसी आ जाएगा मेरे पास, वन सेकेंड. सो दिस ईटा इक्वल टू 1 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 500. तो ये सिंपल कितना आ जाएगा, ये 2 0 कैंसल, 2/5 कितना होता है, 2/5 इज ऑलमोस्ट 0.4, सो 1 माइनस 0.4 विच इज इक्वल टू 0.6. सो देयरफॉर, सो यहाँ पे लिख लूंगा मैं, सो देयरफॉर द efficiency of Carnot
इंजन इज 0.6, या फिर इसको आप 60% भी बोल सकते हैं अगर परसेंटेज में लिखना है तो। सो ये हो गया क्वेश्चन 26। इसको जूम आउट कर रहा हूँ सो दैट इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। ये फर्स्ट बिट था, ये सेकंड बिट। ओके, सो इसके बाद सेक्शन डी है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टिल देन टेक केयर। और अगर और कुछ डाउट्स है आप लोग के इस क्वेश्चन पेपर को से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट आउट कर सकते हैं, उसके बाद मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। ओके, सो थैंक यू so much for watching.